तुम्हारी मनमानियाँ मैं कब से देख रहा हूँ। अरे, घर का काम करने में ही तुम इतनी थक जा रही होगी। तुम्हें दूसरे कामों का ध्यान ही नहीं है। देखो, थोड़ा दोपहर को भी सो जाया करो। अगर ज़्यादा मोबाइल टीवी देखना छोड़ दोगी तो सब ठीक हो जाएगा। अब बिना खाए ही जाऊं या कुछ बनाने का कष्ट करोगी। पति की जली कटी बातें सुनकर स्वाति की आंखों में आंसू आ गए। जैसे तैसे काम निपटाकर पति को उसने ऑफिस भेज दिया। फिर बाद में अस्त व्यस्त फैला हुआ घर, किचन में बिखरा फैलारा, ढेर सारी झूठे बर्तन, सब बेसब्री से स्वाति की बाट जोह रहे थे। पर आज तो उसका मन एकदम खिन्न हो गया था। सारा काम छोड़कर वह बेमन सी बिस्तर पर लेट गई। दरअसल उसकी पहचान का कोई उसकी बगल की बड़ी शानदार कोठी में शिफ्ट हुआ था। आज कितने वक्त बाद ऋचा को देखकर फिर अतीत के गलियारों में भटकने लगी स्वाति। पुराने एक छोटी से मोहल्ले में घर था उसका, प्यारा सा, अपनों से भरा पूरा घर, और घर के साथ ही सबके दुख में रोने के लिए कंधा देने वाला, खुशियों में दिल से खुश होने वाला, अपनत्व से भरपूर प्यारा सा अपना सा मोहल्ला। हर एक के रिश्ते को पूरा मोहल्ला जीता था। लेकिन अब घर से निकलते ही दिखावटीपन का मुखौटा हर किसी के चेहरे पर चढ़ जाता है। आत्मीयता का नामो निशान नहीं दिखता। दिखते हैं तो बस दौड़ते भागते भावविहीन चेहरे, जिन्हें किसी के दुख सुख से कोई लेना देना नहीं होता। अपना घर और मोहल्ला याद आते ही स्वाति की आंखें डबडबा गई। उसी प्यारे से अपने से मोहल्ले में उसकी पड़ोसी थी ऋचा। दोनों के पिता एक सरकारी स्कूल में टीचर थे। वे दोनों भी इसी स्कूल में एक ही कक्षा में पढ़ती थीं। फर्क बस इतना था कि जहाँ ऋचा कक्षा में प्रथम आती थी, वहीं स्वाति सबसे आखिरी स्थान पर। यूँ समझो बस जैसे तैसे नैया पार हो जाती थी। एक और फर्क था दोनों में। ऋचा साधारण नाक नक्श की सावली सी लड़की थी, वहीं स्वाति एकदम गोरी चिट्टी, तीखे नैन नक्श, लंबे बाल। ऐसा लगता था जैसे बड़ी फुर्सत से बनाया है। पर इन सब से परे उनकी दोस्ती थी। उसे ऋचा की पढ़ाई से या ऋचा को उसकी सुंदरता से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दूसरे को देखे बिना उनका गुजारा न था। पर हाय री किस्मत, उनकी दोस्ती को जाने किसकी नज़र लग गई। नज़र क्या लग गई, उम्र का 16वां 17वां साल होता ही है दुखदाई। पता नहीं कितने रिश्तों की बलि चढ़ा देता है। यही तो उसके साथ हुआ। 16वां साल लगती लगती उसका रूप ऐसा निखरा कि देखने वाला पलक झपकना ही भूल जाए, और बस यही रूप उसके सिर चढ़कर बोलने लगा। उसे लगने लगा कि दुनिया में उससे सुंदर कोई है ही नहीं। पहले जब ऋचा उसे पढ़ाई करने की सलाह देती तो उसके साथ बैठकर वह थोड़ा बहुत पढ़ लेती थी, और शायद उसी की बदौलत वह 10वीं तक जैसे तैसे पहुंच गई थी। पर अब उसे ऋचा का टोकना अच्छा ना लगता था, जिसकी भड़ास वह उसके रंग रूप का मजाक उड़ाकर निकालती। जिस दिन परीक्षा का परिणाम आया था, वो दिन शायद उनकी दोस्ती का आखिरी दिन था। जहाँ ऋचा ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, वहीं स्वाति को सिर्फ पास भर होने लायक नंबर मिले थे। शिक्षकों की डांट से उसका मन पहले से ही खिन्न था। जैसे ही ऋचा ने उसे समझाना चाहा, वह उस पर पूरी कक्षा के सामने कितना चिल्लाई थी। क्या क्या नहीं कहा उसने उस दिन। अपनी शक्ल देखी है कभी आईने में? प्रथम आकर क्या तीर मार लोगी? कोई शादी भी नहीं करेगा तुमसे। चूल्हे में जाए ऐसी पढ़ाई, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाले ने मुझे ऐसा रंग रूप दिया है कि बिहाने के लिए राजकुमारों की लाइन लग जाएगी। तुम पढ़ी रहो किताबों में औंधी। इतने अपमान के बाद भी ऋचा ने इतना तो कहा था, रंग रूप अपनी जगह है, वो हमेशा हमारे साथ नहीं रहता, पर शिक्षा हमारी आंतरिक सुंदरता को निखारती है और हमेशा हमारे साथ रहती है। और उसकी आंखें भर आई थी। आज भी वो बातें याद करके अपने आप पर शर्म आती है। उस दिन के बाद उसने मुझसे बात नहीं की, मैं तो करने से रही। उसके बाद मेरा बिल्कुल ही पढ़ने में मन नहीं लगता, बस सपनों में खोई रहती। नतीजा 10वीं में सप्लीमेंट्री आ गई। वही ऋचा ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया था। कभी गुस्सा ना करने वाले पिताजी का गुस्सा उस दिन चरम पर पहुंच गया। इतने गुस्से में हम भाई बहनों ने पिताजी को कभी नहीं देखा था। उनका गुस्सा जायज था। स्कूल में दबी छुपी आवाज में उन्हें सुनने को मिला था कि अपनी लड़की को तो पढ़ा नहीं पाए, दूसरों के बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। सारे भाई बहन तो हमेशा पिताजी से ही पढ़ते थे।
बस मैं ही उस वक्त ऋचा के साथ पढ़ने का बहाना बनाकर उसके घर भाग जाती थी। तब तो मेरी सामत ही आ गई थी समझो। पिताजी की दिनचर्या बहुत ही व्यवस्थित थी। वे सुबह 5 बजे उठकर टहलने जाते थे। अगले दिन से उन्होंने मुझे भी अपने साथ उठा लिया और पढ़ने बैठाकर टहलने चले गए। जब वे लौटकर आए तो देखा कि मैं किताब के ऊपर सिर रखकर सो रही हूँ। उस दिन उन्होंने बहुत प्यार से मुझे पढ़ाई के महत्व के बारे में समझाया था, पर मेरे कानों पर जू तक नहीं रेंगी। जब 4-5 दिनों तक यही हाल रहा तो पिताजी ने एक नई तरकीब निकाली। उन्होंने सुबह मुझे पढ़ने बिठाया और मेरी दोनों चोटियों को एक रस्सी से बांधकर छत के कुंदे पर अटका दिया और मेरी गर्दन बस इतनी ही हिल रही थी कि मैं किताब की तरफ देख सकूं। पढ़ने की हिदायत देखकर पिताजी टहलने चले गए। मेरा हाल तो देखने लायक था। नींद के झोंके से जैसे ही सिर झुका, बालों की जड़ें ऐसी खींची जैसे हजारों लाल चींटियां चिपक गई हों। उस दिन मैंने नींद को भगाने की दिल से कोशिश की थी, पर पढ़ाई में भी तो मन लगे। 1 घंटे तक नींद और चोटियों के बीच युद्ध चलता रहा और आखिरकार नींद के आगे पढ़ाई ने हार मान ली। और जब दर्द सहन करने की शक्ति खत्म हो गई तो मैं चीख मार कर जोर जोर से रोने लगी। पिताजी की मामूली तनख्वाह में 4 बच्चों को पालती माँ, पति के आदर्शों को ढोती माँ, घर के अभावों को दूसरों से ढाकती छुपाती माँ दिन भर काम काज से थी। गहरी नींद में सोई हुई थी। मेरी चीख सुनकर माँ बदहवास सी उठकर दौड़ी। मेरी हालत देखकर वह वहीं जड़ हो गई। चोटियों के लगातार खींचने से मेरी पूरी गर्दन लाल हो गई थी। ऊपर से रंग इतना गोरा था कि नींद और रोने से पूरा चेहरा भी लाल हो गया था। ठीक उसी वक्त पिताजी का आना हुआ। हे राम, उस वक्त माँ ने पिताजी को जो फजीहत की, बाप रे बाप। माँ ने पूरी दुनिया की लानतें पिताजी को दे मारी। मेरी फूल सी बच्ची का ये हाल कर दिया। खबरदार जो आज के बाद इसको पढ़ाया तो। आपने किताबों में इतना सिर फोड़ फोड़ कर कौन सी ताजमहल बनवा दिए हमारे लिए? कौन सी कलेक्टर बन गए आप जो इसे बनाने चले हो? मेरे जरिए माँ ने शायद उस दिन एक ईमानदार शिक्षक के घर के आर्थिक अभाव का गुस्सा निकाला था, जो इतने सालों से उनके अंदर किसी सुप्त ज्वालामुखी की तरह दबा हुआ पड़ा था। किसी से न डरने वाले पिताजी भी उस दिन माँ का वो रूप देखकर दंग रह गए थे, कुछ भी ना बोले। और उस दिन के बाद पिताजी ने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया। मुझे तो समझो मुँह मांगी मुराद मिल गई थी। इसके कुछ ही दिनों बाद ऋचा के पिताजी का ट्रांसफ़र दूसरी जगह हो गया। इतना सब होने के बाद भी जाने से पहले वह मुझसे आखिरी बार मिलने आई थी, पर मैं कमरे से बाहर ही नहीं निकली और वह हमेशा के लिए चली गई। मेरा ध्यान पढ़ाई से पूरी तरह हट चुका था। 10वीं में लगातार 3 वर्ष फेल होने के बाद परेशान होकर पिताजी ने मेरी पढ़ाई छुड़वा दी। मेरी छोटी बहन ही 11वीं में पहुंच गई थी। अब तो स्कूल जाते मुझे भी बहुत शर्म आने लगी थी। पढ़ाई छूटने पर मैंने चैन की सांस ली और शायद स्कूल के शिक्षकों ने भी। अब तो मैं पूरी तरह आज़ाद थी। पत्रिकाओं में से खूबसूरती के नुस्खे पढ़कर उन्हें आजमाना, हीरोइनों के फ़ोटो कमरों में चिपकाना और सपनों के राजकुमार का इंतज़ार करना, यही मेरे जीवन का ध्येय बन गए थे। पर एक एक करके सपनों के महल चकनाचूर होने लगे। सुंदरता की वजह से एक से बढ़कर एक रिश्तों की लाइन लगी, पर जैसे ही उन्हें पता चला कि लड़की 10वीं तक भी नहीं पढ़ी, सब पीछे हट जाते। न पिताजी के पास देने के लिए भारी भरकम दहेज था। मेरी वजह से पूरे घर में मातमी सा सन्नाटा पसर गया था। सब मुझसे कटे कटे से रहने लगे। पिताजी भी चारों तरफ से निराश हो चुके थे। तब इनका रिश्ता आया। इकलौता लड़का था, वो भी सरकारी ऑफिस में क्लर्क। माँ बाप गांव में रहते थे, थोड़ी बहुत खेती बाड़ी थी। उन्हें लड़की की पढ़ाई से कोई मतलब नहीं था। वे तो बस सुंदर लड़की चाहते थे। और जैसे तैसे पिताजी ने मेरी नैया पार लगा दी। फ़ोन की घंटी की आवाज़ से स्वाति हड़बड़ा कर उठ बैठी। वह फ़ोन उठाती तब तक फ़ोन बंद हो चुका था। घड़ी पर नज़र पड़ते ही स्वाति चौंक उठे। उफ, 1 बज गया। सोचते सोचते कब आँख लग गई पता ही नहीं चला। बच्चों के आने का वक्त होने वाला है। ऐसा लग रहा है जैसे शरीर में जान ही नहीं है। अपने को लगभग घसीटती हुई वह किचन में पहुंची। प्लेटफॉर्म पर पड़ा फैलारा, सिंक में पड़े झूठे बर्तन, पलक बिछाए उसी का इंतज़ार कर रहे थे। हाय,
क्या ज़िंदगी हो गई है। सारी उम्र चौका बर्तन में निकली जा रही है, पर काम तो किसी भी हाल में करना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर वह जैसे तैसे हाथ चलाने लगी। शाम को पतिदेव ने चाय पीते हुए गौर किया कि रोज की अपेक्षा आज उसके चेहरे पर कुछ ज़्यादा ही मायूसी छाई हुई है, तो चुटकी लेते हुए बोल पड़े, क्या हुआ? तुम्हारी वो कोठी वाली नहीं आई क्या, जो चेहरे पर मातम छाया हुआ है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वे तो आ गई हैं। आपको पता है कि वो कौन है? अरे भाई, मैं अंतर्यामी थोड़ी ही हूँ जो मुझे ऑफिस में बैठे बैठे पता चल जाएगा। वो मेरे बचपन की सहेली ऋचा है। अरे वाह, ये तो खूब रही। तुम्हारी कोठी वाले पछड़े का अंत तो हुआ। तुम हमेशा कोठी वाली से दोस्ती करना चाहती थी ना। लो, तुम्हारी दोस्त आ ही गई, फिर भी चेहरा लटका हुआ है। आपको कुछ पता भी नहीं है, इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। स्कूल के दिनों में उससे मेरी लड़ाई हो गई थी, किस मुंह से उसके सामने जाऊंगी। इतना सुनना था कि पतिदेव चाय का प्याला टेबल पर पटकते हुए चीखे, ऊपर वाला बचाए तुमसे। क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो? उसके सामने नहीं जा सकती तो क्या घर में छिप कर रहोगी? कोठी वाली यहाँ घूमने नहीं आई है, रहने आई है। सुबह से पति की डांट, ऋचा को देखकर सारे दिन का तनाव, शाम को फिर पति की फटकार, स्वाति के सब्र का बांध टूट गया। बाथरूम में घुसकर वह रो पड़ी। सबके सामने तो रो भी नहीं सकती। आंसू देखते ही पतिदेव हत्ते से ही उखड़ जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझाना उसके बस के बाहर है। ऋचा को आए हुए 2 दिन हो चुके थे। 2 दिनों से अंदर ही अंदर घुटन और तनाव से उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे वह बरसों से बीमार हो। रात को खाने की थाली में दाल देखते ही जैसे घर में तूफान आ गया। पति ने थाली उठाकर रसोई घर में पटक दी और गुस्से से दहाड़ पड़े, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? या सारी सब्जी वाले मर गए हैं? या फिर घर में इतनी कंगाली आ गई है कि सब्जी खरीदने के पैसे नहीं बचे? 2 दिन हो गए, इंसान कब तक सब्र करे? सुबह आलू, टिफ़िन में आलू, रात को दाल, इंसान कब तक खाएगा? हद होती है किसी बात की। एक सब्जी खरीदने का काम तुम्हारे जिम्मे है, क्या वो भी नहीं कर सकती? तुम्हारा ये खाना तुम ही खाओ, हम लोग अपना इंतज़ाम कर लेंगे। गुस्से में बच्चों को लेकर पैर पटकते हुए घर से निकल गए। स्वाति सिर पकड़कर धम से सोफे पर बैठ गई। उफ, ये क्या हो गया मुझको? सच ही तो कह रहे हैं, आज 3 दिन हो गए हैं, कहीं ऋचा ना देख ले। इस डर से वह सब्जी लेने नीचे तक नहीं उतरी। सब्जी वाला रोज आवाज़ लगाकर चला जाता है, ऋचा तो हमेशा के लिए यहाँ रहने आई होगी। ऐसे कब तक घर में छिप कर बैठूंगी? उफ, इसे भी पूरी दुनिया में क्या यही जगह मिली थी रहने के लिए? भगवान भी पता नहीं किस बात की सजा दे रहा है मुझे। पतिदेव का गुस्सा सुबह भी 7वें आसमान पर था। ना कुछ खाया, ना टिफ़िन ले गए, बिना बात करे ऐसे ही ऑफिस चले गए। दुखी और उदास मन से वह अपने को कोसती हुई सब्जी वाले का इंतज़ार करने लगी। पर ये क्या, 1 घंटा हो गया लेकिन सब्जी वाला तो आया ही नहीं है लगता है। 3 दिन से सब्जी नहीं ली तो आज उसने आवाज़ ही नहीं लगाई। सारा जमाना मेरी जान का दुश्मन बन बैठा है। वह उठने ही वाली थी कि दूसरे सब्जी वाले की आवाज़ सुनाई पड़ी। अमूमन इससे वो कभी सब्जी नहीं खरीदती थी, क्योंकि वो सब्जी को हाथ लगाने पर झल्लाता था, जैसे किसी ने उसकी नई नवेली दुल्हन को छू लिया हो। पर मरती क्या ना करती। थैला लिए सीढ़ियाँ उतरकर सब्जी लेने आ पहुँची। सब्जी वाले ने भी ताना मारने का मौका नहीं गंवाया। वह मुस्कुराते हुए बोला, धन्यवाद मेरे ढेले से जो आज आप सब्जी खरीदने आई। जी मन में आया कि उसका मुंह नोच लूं, पर हाय रे किस्मत, क्या क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। मन ही मन कुड़ते हुए थैला लेकर वह मुड़ी ही थी कि नीचे की फ्लैट वाली मिसेज काटजू लगभग दौड़ती सी आई। उन्हें किसी से भी बात करने के लिए अब ऐसा ही करना पड़ता है। तब से जब से उन्हें यह बात समझ में आई है कि उन्हें देखते ही लोग ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सिर से सींग। इसमें गलती लोगों की नहीं, उनकी फितरत ही ऐसी है। हंस हंस के लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कना उनका सबसे प्यारा शकल था। पर उन्होंने स्वाति को गायब होने का मौका नहीं दिया। अरे स्वाति, क्या हुआ? तबीयत खराब है क्या? 2-3 दिन से दिखाई नहीं पड़ी, चेहरा भी कैसा पीला पड़ा हुआ है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा घर की साफ सफाई में व्यस्त थी। अरे भाई,
इतना भी क्या काम करना कि आसपास की खबर ही ना हो। पर इसमें तुम्हारा भी क्या दोष, तुम्हारी यहाँ बाई नहीं है ना, सारा काम खुद ही करना पड़ता है, वक्त तो लगेगा ही। स्वाति को मिसेज काटजू की इसी आदत से सख्त चिढ़ थी। जब भी मिलती ताना मारने से बाज नहीं आती। खैर छोड़ो यह सब। पता है सामने वाले कोठी में जो आई है ना, वो पहले वाली से बिल्कुल अलग है। इतनी अमीर है पर घमंड जरा सा भी नहीं है। खुद भी बैंक में अफसर हैं। कल मैं शाम को इनके साथ घूमने के लिए निकली थी ना, तब वह मिली थी। सारा दिन तो वह बैंक में रहती है, कभी कभी तुम भी कहीं घुमाया करो। अरे मैं तो भूल ही गई, पुराने स्कूटर पर घूमने में क्या मज़ा आएगा। भाई साहब से बोलकर अब नई गाड़ी ले लो भी, इतनी भी क्या कंजूसी करना। अच्छा मिसेज काटजू, मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। खून का घुट पीती हुई स्वाति गुस्से के मारे बिना जवाब सुने सीढ़ियाँ चढ़ गई। स्वाति को समझ नहीं आ रहा था कि वह मिसेज काटजू के तानों से दुखी है या ऋचा के बैंक में अफसर होने पर। जो भी हो, एक बात अच्छी हो गई कि ऋचा दिन भर घर में नहीं रहती। उसे ज़्यादा छिपने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी वो घर से निकलती ही कितना है। 2 बच्चों के साथ खटारा स्कूटर पर कहीं जाने से तो उसे घर में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। बच्चे भी नहीं जाना चाहते, उन्हें भी शर्म आती है, और पति भी कहाँ ले जाना चाहते हैं। ये सब सोचते हुए उसकी आंखें भर आई। 8-10 दिन ऐसे ही बीत गए। स्वाति की दिनचर्या में एक बड़ा फर्क आया था। वह यह कि उसने बालकनी में जाना लगभग बंद कर दिया था। वह चाहती थी कि जब तक हो सके बस ऋचा का सामना ना हो। रोज की तरह आज भी वह अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थी। तभी माँ का फ़ोन आया। 3 दिन बाद छोटे भाई की सगाई थी। माँ ने आने का आग्रह करके फ़ोन रख दिया। कितने बदल गए हैं सब लोग। बदले भी क्यों ना, उसकी तरह फालतू कोई नहीं है। दोनों छोटी बहनें सरकारी स्कूल में टीचर हैं, भाई भी सरकारी अफसर हैं। पिताजी को गुजरे 3 साल हो गए हैं। याद आते ही उसकी आंखें भर आई। मायके में माँ के अलावा उसे याद करने की किसी के पास फुर्सत नहीं है। बहनें और भाई जन्मदिन और शादी की सालगिरह पर फ़ोन लगा लेते हैं बस। एक माँ ही है जो महीने में कम से कम एक बार फ़ोन करके हालचाल पूछ लेती है। पर इसमें सारा दोष भाई बहनों का तो नहीं है। मैं कौन सा उन्हें फ़ोन करती हूँ, ताली दोनों हाथों से बजती है। एक तरफा रिश्ता कोई कब तक निभाएगा, वो तो सिर्फ माँ ही निभा सकती है। अपनी मजबूरी पर उसका दिल जार जार रोने लगा। क्या मेरा मन नहीं करता अपनी माँ भाई बहनों से बात करने का? उनके अलावा और कौन है मायके में? फ़ोन का बिल देखकर पति देव ऐसे ऐसे विस्वान छोड़ते हैं कि कलेजा छलनी हो जाता है। पर वह सब्र का घूंट पी लेती थी, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई चारा भी नहीं था। साल साल भर मिलना ही नहीं होता था। कम से कम फ़ोन पर बात करके ही दिल को तसल्ली मिल जाती थी। पर उस दिन तो अति हो गई जब पति देव बरसे थे। अगर इतना ही शौक है फ़ोन पर गप्पे लगाने का तो जरा घर से बाहर निकलकर 4 पैसे कमा कर दिखाओ, तब पता चलेगा पैसे कैसे कमाए जाते हैं। घर बैठकर गुलछर्री उड़ाना बहुत आसान है। सुनकर अपमान से तिलमिला उठी थी वह। सहने की भी कोई हद होती है। जी में तो आया कि चीख चीख कर कहेगी। जब खुद यार दोस्तों से घंटों फ़ोन पर बतियाते हो तब बिल नहीं आता। मैं क्या अपनी माँ से भी बात ना करूँ? पर कुछ कह नहीं सकी। बस तभी बमुश्किल ही फ़ोन को हाथ लगाती थी वह। काश वह भी आत्मनिर्भर होती, उसके हाथ में भी 4 पैसे होते जिन्हें वह अपनी इच्छा से खर्च कर सकती। लो, ऐसे खुशी के मौके पर भी मैं क्या सोचने बैठ गई। मायके जाने के ख्याल से ही शरीर में खुशी की लहर दौड़ गई। अरे कितनी सारी तैयारी करनी है। आज 10 तारीख तो हो ही गई है, 13 तारीख को सगाई है तो 12 को निकलना पड़ेगा। सिर्फ कल का ही दिन तो बचा है। पतिदेव का मूड ना उखड़े, इसीलिए स्वाति उनकी पसंद का खाना बनाने में जुट गई। क्या बात है, आज इतने दिनों बाद घर में ऐसा लग रहा है जैसे सचमुच खाना बना हो। बड़ी चहक रही हो, कोई लॉटरी लग गई है क्या? आज माँ का फ़ोन आया था, दीपक का रिश्ता तय हो गया है, 13 को सगाई है, चलोगे ना? सुनते ही पतिदेव के चेहरे की हंसी गायब हो गई। अरे मैं नहीं जा पाऊँगा, ऑफिस में बहुत काम है, बच्चों की भी पढ़ाई का नुकसान होगा, शादी में सब लोग चलेंगे, अभी तुम अकेले ही चली जाओ। स्वाति के सारे उत्साह पर पानी फिर गया।
पर उसे इतना बुरा क्यों लग रहा है? ऐसा पहली बार तो नहीं हो रहा है। मायके के किसी भी प्रोग्राम में हमेशा ऐसा ही तो होता है। खैर, एक तरह से अच्छा ही हुआ। बच्चों के पास ढंग के कपड़े भी नहीं हैं। खर्च करने से बजट गड़बड़ा जाएगा। शादी में तो खर्च करना ही पड़ेगा। स्वाति ने अपना सूटकेस खोलकर साड़ियाँ निकाली। कुल मिलाकर 4-5 भारी साड़ियाँ हैं, जिन्हें वह कई बार पहन चुकी थी, और एकमात्र शादी में चढ़ाया हुआ सोने का हार, जिसे पहनने में भी अब उसे शर्म लगती थी, पर बिना पहने भी नहीं जाया जा सकता। कहीं नहीं है, पता नहीं घर के समारोह में भी इतना दिखावा क्यों करना पड़ता है। पिछली बार बहन की गोद भराई में उसकी सास ने तो ताना मार ही दिया था। लगता है स्वाति को पुरानी चीज़ों से बहुत लगाव है, इसीलिए हमेशा यही हार पहनती है। अरे भाई, अब तो नया ले लो, वो भी बेचारा थक गया होगा। हार सबके ठहाकों से गूंज उठा था, पर कहाँ से ले ली नया हार? सोचते हुए उसने जैसे ही हार निकाला, अरे इसका एक झुमका तो टूट गया है। हाय, अब क्या पहनूंगी? सोने का कुछ ना कुछ तो पहनना पड़ेगा। मंगलसूत्र तो बहुत ही हल्का है, अकेले उससे काम नहीं चलेगा। सुबह ऑफिस जाते वक्त इन्हें दे दूंगी, सुनार के यहाँ डाल देंगे। दिन में जाकर उठा लाऊंगी, परसों तो निकलना ही है। सुबह पति से मनुहार करके स्वाति ने झुमका सुनार के यहाँ पहुँचा दिया था। जल्दी जल्दी घर के काम पूरे करके वो झुमका लेने बाजार की तरफ चल पड़ी। बाजार पास ही था, इसीलिए पैदल ही चल दी। मायके जाने के उत्साह में ऋचा कब उसके ध्यान से उतर गई उसे पता ही नहीं चला। उत्साह का आलम यह था कि जिस कोठी ने उसकी नींद उड़ा रखी थी, उसकी तरफ भी उसका ध्यान नहीं गया। तेज कदमों से चलते हुए सुनार की दुकान पर पहुंची। झुमका उठाकर जैसे ही वह पलटी, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। सामने ऋचा खड़ी थी, वो भी उसे देखकर हक्का बक्का रह गई। कुछ पल बाद दोनों को जैसे ही होश आया, खुशी से चीखते हुए ऋचा उससे लिपट गई। हाय, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुझसे मुलाकात होगी। एक पल को तो मैं पहचान ही नहीं पाई कि तू ही है या कोई और। कितनी बेडोल हो गई है, पर तू तो बिल्कुल वैसी की वैसी ही है, जरा भी नहीं बदली। स्वाति जबरन मुस्कुराते हुए बोली, तू यहाँ क्या कर रही है? क्या इसी शहर में रहती है? कहाँ घर है तेरा? तेरे पति क्या करते हैं? और बच्चे? अरे बस बस, सांस तो ले ले। मैं कहाँ भागे जा रही हूँ? परसों दीपक की सगाई है, कान का झुमका उठाने लाई थी। मुझे कल ही निकलना है, आज बहुत काम है। बातें तो फिर होती रहेंगी। स्वाति की बेरुखी ऋचा समझ नहीं सकी। वह तो खुशी के मारे अपने ही रौ में बोले जा रहे थे। अरे वाह, क्या बात है, छोटा सा दीपक इतना बड़ा हो गया। हाय, पुराने मोहल्ले को देखने का कितना मन कर रहा है, पर अभी अभी नए घर में शिफ्ट हुए हैं। पहले ही बैंक से बहुत छुट्टियां ले चुकी हूँ। आज भी घर के कुछ काम निपटाने थे, छुट्टी पर हूँ। नहीं तो मैं भी तेरे साथ चलती, सभी से मिल लेती। खैर कोई बात नहीं, तो जब लौट कर आएगी तो तेरी बातें सुनकर ही वहाँ की यादें ताज़ा कर लूँगी। ले, तुझे देखकर तो मैं सब भूल गई। तो रुक, मैं जरा कड़े की डिज़ाइन सुनार को बता दूँ। उफ, जिस बला से बच रही थी वह इस तरह मेरी सामने आएगी सोचा ना था। कहीं झुमका ना दिखने लगे। जल्दी से रुमाल में लपेट कर उसे पर्स में डाल ले। ऋचा की आत्मीयता उसे दिखावा लग रही थी। जब वो मेरी हालत देखेगी तो ज़रूर पूछेगी, क्या हुआ तेरी रूप सौंदर्य का? सपनों का राजकुमार नहीं आया लेने? पर अब तो इससे बचना मुश्किल है। स्वाति रुआसी हो उठी। चल, अब तेरा घर किधर है? पहले मेरे यहाँ चलते हैं, चाय पियेंगे, फिर मैं तुझे घर छोड़ दूँगी। दुकान से बाहर आते हुए ऋचा बोली, नहीं आज नहीं, मुझे बहुत देर हो रही है। चुप रह, मैं कोई बहाना नहीं सुनने वाली। 1 आध घंटे में कुछ नहीं बिगड़ने वाला। चल बता, घर किधर है तेरा? पास में ही है, सदगुरु अपार्टमेंट में रहती हूँ। सुनते ही ऋचा लगभग उछल ही पड़ी। क्या बात कह रही है? उस अपार्टमेंट के सामने ही तो मेरा कोठी है। हद हो गई यार, हम दोनों 10 दिनों से एक दूसरे के इतने पास रह रहे हैं और एक दूसरे को दिखे भी नहीं। ये तो कमाल ही हो गया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी सबसे प्यारी दोस्त मेरे पड़ोस में रहती है। अब हमारा बचपन फिर से जी उठेगा। ऋचा खुशी से फूली नहीं समा रही थी। अरे क्या हुआ? तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कहीं पुरानी बातें तो याद नहीं कर रही है? मैं तो वो सब कब का भूल चुकी हूँ, तो भी भूल जा।
बातों बातों में ही घर आ गया। चल चाय पीते हैं, ऋचा ने कार कोठी में पार्क करते हुए कहा। नहीं नहीं, फिर आऊँगी, चल ना यार। ऋचा उसका हाथ पकड़कर लगभग खींचते हुए अंदर ले। कोठी की सानो शौकत देखकर स्वाति की आंखें फटी की फटी रह गई। साज सज्जा के ऐसे ऐसे सामान, ऐसी दुर्लभ पेंटिंग्स, आलीशान फूलदान, जिधर नजर जाती ठहर जाती। ये सब तो उसने सिर्फ फिल्मों में ही देखा था। यह तो उसका सपना था। कहाँ खो गई? चल बेडरूम में बैठते हैं। स्वाति मंत्रमुग्ध सी उसके पीछे चल पड़ी। यहाँ आराम से बैठ। काका, जरा चाय नाश्ता तो लाना। स्वाति जैसे ही बैठने को हुई, उसकी नज़र बेड पर बिखरे जेवरों पर पड़ी। आश्चर्य के मारे उसका मुंह खुला का खुला रह गया। इतने सारे जेवर, वे भी एक से बढ़कर एक। तू भी क्या सोचेगी, कैसा फैला हुआ पड़ा है। तो जानती है ना, मुझे शुरू से ही सादगी से रहना पसंद है, पर इनकी बिजनेस पार्टियों में इनकी खुशी के लिए सब पहनना पड़ता है। रात एक पार्टी में गए थे, समझ नहीं आ रहा था कि क्या पहनूं, तो सारे निकाल लिए, रखने का वक्त ही नहीं मिला। ये काका भी अभी तक चाय नहीं लाया। तो बैठ, मैं अभी देख कर आती हूँ। ऋचा उसकी मनोस्थिति से पूरी तरह बेखबर थी। स्वाति को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। उसकी नज़र तो डायमंड नेकलेस पर अटक गई थी, जो बिल्कुल उसके पास ही पड़ा था। इतना खूबसूरत नेकलेस तो उसने कभी सपने में भी नहीं देखा था, ना ही वह उसकी कीमत का अंदाज़ा लगा सकती थी। अगर ये मैं दीपक की सगाई में पहनकर चली जाऊं, तो सारे रिश्तेदारों की आंखें फटी की फटी रह जाएगी और मुंह पर ताले पड़ जाएंगे। अगर मांगूं तो ऋचा क्या सोचेगी? नहीं नहीं, चुपचाप उठा लूँ तो? पर कहीं किसी ने देख लिया तो? कोई भी तो नहीं है। उसने पर्स से रुमाल निकालकर नेकलेस पर पटक दिया। इधर उधर देखा और झट रुमाल के साथ नेकलेस उठाकर पर्स में डाल दिया। नौकर के भरोसे कोई काम नहीं होता। ले, गर्मा गर्म चाय पी, ऋचा ने बेडरूम में घुसते हुए कहा। स्वाति ने इतनी गर्म चाय एक घूंट में ही पी ली और उठ खड़ी हुई। अरे बैठ ना। नहीं, मैं तो भूल ही गई, मुझे प्रेस वाले के यहाँ से साड़ियाँ भी उठानी हैं, मैं फिर आऊँगी। ऋचा के कुछ कहने से पहले ही उसने ऐसी दौड़ लगाई जैसे पीछे भूत पड़े हों। घर में घुसकर ही सांस ली, धम से कुर्सी पर बैठ गई। जब सांस में सांस आई तो एहसास हुआ कि ये क्या किया। हाय, मैंने चोरी की, वो भी ऋचा के यहाँ से। ये चोरी थोड़े ही है, 2-3 दिन की ही बात है। शादी से लौटकर उससे मिलने आऊँगी और धीरे से रख दूँगी। मन के दूसरे कोने से आवाज़ आई। पर्स से नेकलेस निकालकर आईने के सामने गले पर लगाते ही स्वाति की सारी गलानी बह गई। वाह, क्या लग रही हूँ मैं, सब देखते ही रह जाएंगे। उसने जल्दी से नेकलेस को सूटकेस में रख दिया। बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, पतिदेव के आने में अभी वक्त था। कई दिन बाद उसने बालकनी का दरवाज़ा खोलकर ताज़ी हवा को महसूस किया था। तभी अचानक स्वाति के घर की डोरबेल बजी और दरवाज़ा खोलने पर सामने उसने ऋचा को खड़ा पाया। उसे देखकर वह हड़बड़ा गई और उसे लग रहा था कि उसने ज़रूर उसकी चोरी पकड़ ली है और अब वह उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाने आई है। स्वाति ने सोच लिया था कि अगर ऋचा ने कुछ भी कहा तो वह साफ मुकर जाएगी और बोल देगी कि उसकी हिम्मत कैसी हुई ऐसी बातें करने की, और वह उसके घर खुद नहीं गई थी। ऋचा ज़बरदस्ती उसे अपने घर लेकर गई थी और अब उसके ऊपर इतना घटिया इल्ज़ाम लगा रही है। मन ही मन स्वाति ने बहुत कुछ सोच लिया था, क्योंकि गलती तो उसी ने ही कर दी थी। लेकिन ऋचा ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा और बोली, मैं तो तुम्हारा घर देखने आई, मुझसे रहा नहीं गया, और फिर इधर उधर की बातें करने लगी। स्वाति को समझ में नहीं आ रहा था कि ऋचा से क्या बातें करे, क्योंकि अपनी की हुई गलती के कारण उसे गलानी हो रही थी और डर भी लग रहा था कि आगे क्या होगा और कहीं उसके पति इस बीच यहाँ ना आ जाएं और उन्हें सब कुछ पता चल जाए। खैर, ऋचा ने थोड़ी देर इधर उधर की बातें की और बोली, चल स्वाति, अब मैं चलती हूँ, तुम दीपक की सगाई से लौट कर आओ, फिर ढेर सारी बातें करेंगे। स्वाति भी चाहती थी कि ऋचा जल्दी से जल्दी उसके घर से चली जाए, क्योंकि उसे घबराहट हो रही थी। इतना बड़ा कांड जो कर रखा था उसने। स्वाति उसे छोड़ने दरवाजे तक आई तो ऋचा ने स्वाति के हाथ में डायमंड इयररिंग्स रखते हुए कहा, यह उस नेकलेस का सेट है जो तूने मेरे बेड पर से उठाया था, उसके साथ इसे भी पहनेगी तो अच्छी लगेगी।
मुझे पता है तेरी कोई ज़रूर मजबूरी होगी जो तूने ऐसा किया, पर तू इतनी खूबसूरत है कि पूरा सेट पहनेगी तो और खिलेगी। और हाँ, यह मेरे खुद के कमाए गए पैसों से खरीदा गया है, ना कि मेरे पति ने दिया है। इसे लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी तरफ से तुझे यह गिफ्ट है। स्वाति हैरान होकर चिढ़ने लगी और बोली, क्या बकवास कर रही है? कौन सा नेकलेस? तुम मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा रही हो? रीचा ने बोला, अरे चिढ़ क्यों रही है? मैं तो तेरी दोस्त हूँ और मैं तेरे ऊपर कोई चोरी का इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ। तुम हक से मेरी चीज़ ले सकती हो और तुमने हक से ही ले ली, पर इयररिंग्स भूल गई जो मैं तुम्हें देने आई थी। रीचा जाने लगी तो स्वाति ने उसे रोका और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाने की? रीचा ने बोला, मेरे घर में कई नौकर चाकर हैं और उनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए मेरे पूरे घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। शायद तुम्हें नहीं पता था। अब तो स्वाति की हालत ख़राब हो गई, फिर भी उसने हिम्मत करके बोला, क्या बकवास कर रही हो? बेडरूम में कैमरे कौन लगवाता है? रीचा ने बोला, बिल्कुल हमने लगवा रखे हैं क्योंकि हमारी मजबूरी है, और जब हम दोनों घर में अकेले होते हैं तो कैमरे ऑफ रहते हैं, लेकिन जब घर में नौकर होते हैं तो कैमरे ऑन रहते हैं। संजोग से जब तुम मेरे घर आए थे ना, उस वक्त बेडरूम के कैमरे ऑन थे। यह सब सुनकर स्वाति शर्म से ज़मीन में गड़ रही थी और रीचा वहाँ से जा रही थी, यह बोलते हुए कि मुझे पता है तुम्हारी ज़रूर कोई मजबूरी रही होगी, लेकिन जब भी दिल करे तो अपने दिल की बात मुझसे शेयर कर सकती हो। मैं अभी भी तुम्हारी वही बचपन वाली दोस्त हूँ, शायद तुम्हारी कुछ मदद कर सकूँ। बहुत पहले तुम्हें कुछ समझाया था तो तुमने मेरा ही मजाक उड़ा दिया था, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई नफ़रत नहीं थी। कभी भी किसी भी तरह से मदद या सलाह की ज़रूरत हो तो बेझिझक मेरे पास आ सकती हो, और भूल जाओ आज जो कुछ भी हुआ। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुमने अगर ऐसा कुछ किया है तो तुम्हारी कोई बहुत बड़ी मजबूरी रही होगी। तुम्हें आज भी मैं अच्छे से जानती हूँ, इसीलिए मुझे तुमसे किसी तरह का कोई जवाब नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, मैं आज भी तुम्हारी वही बचपन की दोस्त हूँ। तुम अपने दिल का दर्द मुझसे बांट सकती हो, शायद तुम्हें अच्छा लगे। रीचा के मुंह से यह सारी बातें सुनकर स्वाति अब टूटने लगी थी और एक वह रीचा के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। फिर रोते रोते अपने सारे हालात और स्थिति स्वाति ने रीचा को बता दी और साथ ही साथ यह भी बोला कि मैं ही बेवकूफ़ थी, ना कभी तुम्हारी सुनी ना अपने माँ बाप की, जिसका फल आज मुझे बखूबी मिल रहा है। स्वाति ने अपने दिल का सारा दर्द रीचा के सामने खोलकर रख दिया था, क्योंकि आज उसे उसके बचपन की प्यारी सहेली वापस मिल चुकी थी, जिसके साथ वह अपना सारा दुख दर्द, सारी खुशियाँ बांटती थी। रीचा ने स्वाति की बात सुनकर बोला, तुम्हारे घर के हालात देखकर मुझे समझ में आ रहा है तुम्हें आर्थिक दिक्कत है और पढ़ाई तुमने की नहीं। मुझे पता है कि पढ़ाई में नहीं, लेकिन मेकअप और सजने संवरने और सिलाई कढ़ाई करने में तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छा चलता है। बैंक कई तरह के काम के लिए लोन देता है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें बैंक से लोन दिलवा सकती हूँ और तुम अपना अच्छा खासा सैलून या बुटीक वगैरह खोल सकती हो, जिससे अच्छी इनकम होती है। तुमने खुद को घर की चार दीवारी पर बंद कर कर कैद कर लिया है। अरे घर से बाहर निकलो, बहुत रास्ते हैं आगे बढ़ने के और सम्मान के साथ अपनी ज़िंदगी जीने के। खुद को मौका देकर तो देखो, आगे के रास्ते खुद ब खुद मिलते जाएंगे। मेरे घर के दरवाजे और मेरे दिल के दरवाजे आज भी तुम्हारे लिए उसी तरह खुले हैं जैसे बचपन में खुले थे। तुम्हारा इंतज़ार रहेगा और उम्मीद है तुम ज़रूर आओगी। कहकर रीचा अपने घर की तरफ चली गई। स्वाति मन ही मन सोच रही थी कि रीचा हर तरह से उससे बेहतर थी, है और रहेगी, लेकिन फिर भी घमंड उसको नहीं था, बल्कि स्वाति को था, जो कि कब का टूट चुका था। स्वाति ने पक्का फैसला कर लिया था कि अब वह भी अपने दम पर कुछ करके दिखाएगी, ताकि जो हर दिन उसे अपने पति से जलील होना पड़ता है उसका जवाब दे सके। आज स्वाति बहुत खुश थी, क्योंकि बरसों के बाद उसे उसकी बिछड़ी हुई दोस्त मिल गई थी। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई कहानी से।